हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टीचर एग्जाम टारगेट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे चैनल पर सी टेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए ताकि आप सभी सी टेट के क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर देख सकें। साथ में साइकोलॉजी पेडागोजी की वीडियो भी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमने अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पर, आप देख सकते हैं। जितनी भी शिक्षण विधियां हैं वही भी आप देख सकते हैं। तो अभी चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ये सभी वीडियो देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें 2014 का क्वेश्चन पेपर हुआ था जो सी टेट का, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। और दूसरा ऑप्शन है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। तीसरा ऑप्शन है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। और फोर्थ ऑप्शन है किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हमारा इसमें से आंसर क्या होगा? जो सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रतिमान है बच्चों के समाजीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, तो उसके लिए सामूहिक भागीदारिता का निर्वाह करें और इसके दौरान ही सामाजिक कौशल सीखें। यही प्रतिमान सीबीएसई ने अपनाया हुआ है या निर्धारित कर रखा है। अगला है सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि, अधिगम। तो वाइगोत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण पर सबसे ज्यादा जोर दिया, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला है थर्ड क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीखे, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। वह कोलब्रग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत कर रही है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ही, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। आप ये सोच रहे होंगे कि अब कोलब्रग ने तो नैतिक विकास के तीन में बताई थी अवस्थाएं, लेकिन ये स्टेप 6 बताए थे कोलब्रग ने। इसमें से फोर्थ स्टेप है कानून और व्यवस्था। इसका पालन करने के लिए बच्चों से कह रही है, जैसे इस प्रकार अन्य से सहायता न प्राप्त करें और बिना किसी सहायता के अपना कार्य पूर्ण करें। तो वह औपचारिक चरण कानून और व्यवस्था को अपनाए रखना, जो कोलब्रग ने नैतिक विकास का फोर्थ स्टेप बताया था, उसका पालन करने के लिए बच्चों को कह रही है। और इसके अन्य स्टेप भी हैं, जैसे ये फिफ्थ स्टेप था सामाजिक संविदा, दंड परिवर्तन फर्स्ट स्टेप, और ये सेकंड स्टेप था व्यक्तिगतता और विनिमय। इस प्रकार से कोलब्रग ने 6 स्टेप बताए हैं और 3 अवस्थाएं बताई हैं, जैसे परंपरागत, उत्तर परंपरागत और पूर्व परंपरागत नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था में पूर्व परंपरागत है, दूसरी परंपरागत अवस्था है नैतिक विकास की, और तीसरी है उत्तर परंपरागत अवस्था। और स्टेप 6 है, इनमें से ये फोर्थ स्टेप है कानून और व्यवस्था। इसका पालन करने के लिए शिक्षिका बच्चों से कह रही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्था, तमक, अकड़पन, परिपक्वता। तो वह स्वायत्तता विकसित कर रही है, तो हमारा आंसर होगा सेकंड। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन।
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रश्न तंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा है वो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए विद्यार्थियों को, इस पर ही ज्यादा जोर देती। तो हमारा यही ऑप्शन होगा। अगला है 6th क्वेश्चन, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। भाषा को अवबोधन जैसे बोलना, भाषा को उससे संबंधित विकार कौन सा है? चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंधी रोग, भाषाघात। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है हमारा भाषाघात। ये 4th ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगला 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? यह शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां विभिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें 3rd, क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो इन्होंने तो दे रखा है एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है कि एक व्यक्ति एक से अधिक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत यही कहता है। तो हमारा यही इसमें से कथन गलत है, 3rd है। अगले नेक्स्ट पेज पर चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सीटेट के सभी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकें। सॉरी, कोलैप्स हो गया था सिस्टम। 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत है जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, उसको वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। विशिष्ट परीक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। वह सभी 7 बुद्धियों के महत्व को समान महत्व नहीं देता। ये केवल अब्राहम मास्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभव जनात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सार्वत्रिक महत्वपूर्ण बुद्धि जी के अनुकूलन नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा 1st, भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, इसलिए बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता। तो हमारा ऑप्शन 1st होगा इसका आंसर। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापक को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है, क्योंकि इससे शिक्षार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर और पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। तो व्यक्तिगत विभेद हमेशा लाभकारी ही होते हैं, हानिकारक नहीं होते। तो हमारा ये आंसर होगा। और साथ में ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। अगला 10th क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आंकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रण किया जा सके। सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के साथ उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापक को अभिप्रेरित किया जा सके। विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो विद्यालय आधारित आंकलन इसीलिए प्रारंभ किया था कि सभी बच्चों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। बाकी ऑप्शन इसमें से गलत है, तो यही हमारा आंसर है। अगला 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
यह आ गया हमारा 11th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? 4 विकल्प देखिए, इनमें से अन्य से संबंधित कौन सा नहीं है ये बताना है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तर परिचालित करना, समग्र आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। तो हमारा यही ऑप्शन होगा 4, समाकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। यह अन्य से संबंधित नहीं है, बाकी 3 अंतर संबंधित हैं, ये इससे संबंधित नहीं है। अगला है 12th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट अक्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? इसमें से ये विशिष्ट क्षेत्र दे रखा है इस साइड में, और यहाँ पर एक कथन दे रखे हैं, उनसे कौन सा इसमें से कथन मिला हुआ नहीं है ये बताना है हमें। क्या आप जानते हैं कि विद्यार्थियों को उनकी गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? यह है मूल्यांकन। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए क्रिकेट मैच में निर्णायक अक्षर कौन सा था? सृजनशील। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने हेतु कोई नई पकावधी लिखिए, ये अनुप्रयोग। और 4th ऑप्शन निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक अपने आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो इसका देखा इन्होंने विश्लेषण। तो ये बाकी स्टेटमेंट और इनकी निष्कर्ष गलत है, ये 4th ऑप्शन ही बिल्कुल सही है इनमें से। तो ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी सीटेट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो आप देख सके हमारे चैनल पर। अगला है 13th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वत्रिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? आप उनकी सफलता है तो उनकी अक्षमता में इस विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि को विकसित करें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना करते रहना। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट। प्रभावकारी विधि कौन सी हो सकती है? वंचित विद्यार्थियों को भागीदारिता से सफल हो सके, ताकि तो आपकी उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। इससे वंचित विद्यार्थी की भागीदारिता सफल हो सकती है। अगला है 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला है 14th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, परमस्तिष्कघात, पर अभिजातक तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकार। बाकी ये विकासात्मक विकार हैं, ये 3rd वाला विकासात्मक विकार नहीं है। तो हमारा यही होगा ऑप्शन 3rd आंसर। विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। जैसे आत्मविमोह क्या बीमारी होती है? इसमें जुड़वा बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इसमें वर्ड को रिपीट करने की प्रवृत्ति उनके अंदर पाई जाती है। जैसे परमस्तिष्कघात, इसमें मस्तिष्क का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसमें न्यून अवधान सक्रिय विकार, इसमें बच्चा अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता एक जगह पर। अगला क्वेश्चन है 15th। बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता तथा सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। तो इसका आंसर है 3rd। अगला है 16th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं तथा कक्षा के अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं।
अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। अगला है 17th क्वेश्चन। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो विद्यालयों में समावेशन होता है वो मुख्यतः विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर आधारित होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 18th क्वेश्चन। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वो सफल नहीं हो सकते, यही हमारा आंसर होगा। आगे हमारा 19th क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, वह फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल, अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं, जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। तो वह इसके लिए सुझाव यही देंगे कि अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अगला 20th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण। तो इसका आंसर होगा अंतर्दृष्टि। ये समस्या समाधान में बाधित नहीं, लाभदायक होता है अंतर्दृष्टि का प्रयोग करना। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पेज पर। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखने सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों को पाठ समझने की सब शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता की ओर संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल श्रवण करने को प्रेरित कर रही है। तो वह बच्चों को पाठ समझने की सब शैली विकसित करने में सहायता कर रही है, यही हमारा आंसर होगा। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक समनीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता। तो इसका आंसर होगा विकासात्मक। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता। तो इसका आंसर होगा संज्ञान भावना। अगला है 24 क्वेश्चन। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपचारात्मक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है।
ये विद्यार्थियों को भविष्य में विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड हमारा, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, हमारा 25 क्वेश्चन है उस पेज, नेक्स्ट पेज पे। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए उससे सीखने के प्रयास करने के लिए कहना। तो उसके लिए सबसे कम प्रेरक कौन सा होगा? छात्रवृत्ति जीतने का प्रयास करना, यही उसके लिए सबसे कम प्रेरक होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बेंडोरा, मैस्लो, स्किनर, प्याजे। तो इसका आंसर होगा मैस्लो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या बढ़ा देना, अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, क्लास की अवधि को 40 मिनट से बढ़ाकर 50 मिनट कर देना। तो अधिगम के लिए सहायक हो सकता है उसमें अध्यापक द्वारा बच्चों को स्वायत्तता को बढ़ावा व सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। परिपक्व विद्यार्थी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपने बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता भी चाहते हैं। 29 क्वेश्चन। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपने तनाव को चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अभी तो उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण के विकास के लक्षण है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। जैसे वह बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है पहले, फिर उसको मतलब तनाव महसूस होता है, तो वह परिस्थितियों में विभेद व एकीकरण करना सीख गया है। तो यही हमारा आंसर होगा। अगला 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए हुए बच्चे का बुद्धि लब्धांक वही होता जो गोद लिए उनके सहोदर भाई का। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये फर्स्ट वाला कथन सत्य है, बाकी कथन बिल्कुल असत्य हैं। जैसे गोद लिए हुए बच्चे समान बुद्धि लब्धि प्रदर्शित नहीं कर सकते, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये भी सत्य नहीं है, प्रभावित करता है। विद्यालय का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विद्यालयकरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ये इसलिए गलत कथन है। तो सत्य हमारा पहला कथन है बिल्कुल। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।